सिकंदर बहुत बड़े जिम्मेदार थे। बलिया से 2 कोस पर उनकी हदूद शुरू हो जाती थी और सारा इलाका उनकी जागीर में शामिल था। अकबर बादशाह के ज़माने में उनके दादा परदादा को ये जागीर दी गई थी। उन्होंने मरहट्टों के खिलाफ बड़ी बहादुरी की जंग की थी। ये इलाका यूपी का वो इलाका था जहाँ पर कसरत से और वक्त पर बारिश होती है, इसलिए ज़मीन का चप्पा चप्पा पैदावार देता है। यहाँ का किसान और जागीरदार बहुत खुशहाल है। आम, अमरूद और जामन के बड़े बड़े बागात हैं। ज़मीन जरखेज़ है, हर किस्म की पैदावार खूब होती है। सिकंदर अपने बाप मेहराब अली के इकलौते बेटे थे और कुदरत खुदा की कि उनको भी सिर्फ एक बेटा नवाब अली पैदा हुआ। इसके अलावा 2 बेटियां पैदा हुईं और फिर कुछ ना हुआ, इसलिए नवाब अली ही पूरी जागीर के वारिस करार पाए। नवाब अली अपने बाप पर गए थे, लोगों के साथ बर्ताव देख चुके थे, लेन देन देख चुके थे, इसलिए उनका चलन वही रहा। बाप के इंतकाल के बाद भी किसी को ज़रा एहसास ना हुआ कि अब जागीरदार नवाब अली हैं। हर काम उसी तरह नवाब अली ने किया जिस तरह बाप की ज़िंदगी में हुआ करता था। बाप ने अपने आखिरी दौर में उनकी शादी एक ज़िम्मेदार शराफत अली की लड़की शहजादी बेगम से कर दी थी, मगर रुखसती बाप के मरने के बाद हुई। रुखसती के 1 साल बाद ही नवाब अली बाप बन गए और 2 जुड़वां लड़के उनके यहाँ हो गए और उनका घर खुशियों से भर गया। शहजादी बेगम निहाल हो गईं और नवाब अली भी खुश थे कि अल्लाह ने उनको वारिस दे दिए। शहजादी की कदर मकबूलियत और बढ़ गई। यूं तो जिम्मेदार घराने की थी ही, हवेली में नौकरों पर हुक्म चलाने की आती, मगर यहाँ पर तो पूरा पूरा उनका ही राज था। नवाब अली हवेली के मामलात में दखल नहीं देते थे। उनको बाहर के हज़ारों काम थे, सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं होती। कहीं पर नरमी, कहीं पर गर्मी, किसी को डांट दिया, किसी पर शफकत का हाथ रख दिया। ये तरीका उन्होंने बाप से सीखा था और वो इसमें कामयाब थे। जागीर के इंतजामात, हिसाब किताब रखने को आदमी बाप के ज़माने के थे और सबने काम का तरीका देखा था, वो उसी लाइन पर काम कर रहे थे। कुछ मौका शनास किस्म के लोग भी थे और नवाब अली को पटरी बदलने का मशवरा दिया करते थे, मगर नवाब अली ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था। शहजादी बेगम चूंकि जिम्मेदार माहौल की परवरिश शुदा थी और यहाँ पर खुशामद करने वाली औरतें उनके करीब थीं, वो उनको पट्टी पढ़ाती रहती थी और वो उनकी सब नहीं तो कुछ पर अमल भी कर लिया करती थी। 2 जुड़वां बेटों के बाद उनको फिर जुड़वां बच्चे हुए और वो 2 लड़कियां थीं। 2 दफ़ा ही उनके आंगन को बच्चों ने भर दिया और ख़ानदान मुकम्मल हुआ। यूपी के मुसलमान जिम्मेदारों की राया ज़्यादा हिंदू थी, पूरे गांव हिंदुओं के थे, मगर उनको मुसलमान जिम्मेदारों से शिकायत नहीं हुआ करती थी। जिम्मेदार अपने किसानों का ख्याल करता था, उनके गम में उनके साथ रहता था और खुशी में भी उनके साथ होता था और उनकी हर तरह मदद करता था, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से ज़मीन आबाद रख सकता था। कुछ इसके खिलाफ करते होंगे, मगर ज़्यादातर जिम्मेदार अपने किसानों का ख्याल करते थे। यूपी के अलावा ये माहौल न था। जिम्मेदार इंसानों को इंसान नहीं समझता, उनसे गुलामी कराता है और सितम ढाता है। नवाब अली तो पुश्तैनी जागीरदार थे, उनके मिजाज में शाहानापन भी था, मगर बाप की तरबियत ने उनको सिर्फ जागीरदार नहीं बनने दिया बल्कि इंसान भी बनाया था। मगर उनके बच्चों की तरबियत में ऐसा ना था। शहजादी बेगम दोनों लड़कों की बड़ी शान से परवरिश कर रही थी। दोनों के जहनों में ये बात डाली जा रही थी कि वो एक बड़े जागीरदार के बच्चे हैं, वो सिर्फ हुक्म देने को हैं, काम करने वाले उनके गुलाम हैं। माँ की तरबियत के बावजूद दोनों भाइयों में बड़ा फ़र्क था और ये फ़र्क हैरत अंगेज़ था। बड़ा रजब अली निहायत खिंडाला, उबाली और बेफिक्र था। वो किसी बात को संजीदगी से नहीं लेता था और अपनी मनमानी करता था। इसके मुकाबले में छोटा हैदर अली संजीदा मिजाज और गौर फिक्र करने वाला लड़का था। वो तालीम में भी रजब अली से आगे था। दोनों ने 10 साल की उम्र तक घर में तालीम हासिल की और इसके बाद नवाब अली ने उनको इलाहाबाद के एक हॉस्टल में छोड़ दिया। हैदर अली की तालीमी रिपोर्ट हमेशा अच्छी रही और रजब अली रो पीट कर BA कर सका और वापस माँ बाप के पास आ गया और उसने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। हैदर अली ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया और डॉक्टरी पढ़ने लगा। हैदर अली बाप के साथ जिम्मेदारी के गुर सीखने लगा, मगर उसको बाप का तरीका पसंद ना था, क्योंकि बाप में जागीरदाराना रोब और दबदबाना था। वो हर एक से दोस्तों की तरह मिलता था, उनका दुख सुख पूछता था और अगर किसी को उसकी ज़रूरत होती तो वो भी करता था। रजब अली का दिमाग माँ के दिमाग की तरह था। वो हुक्म चलाना जानता था और अगर किसी वजह से उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई तो उसका ये रवैया बहुत सख्त हो जाया करता था। नवाब अली ने कई दफ़ा उसको इस बात पर समझाया, ऊंच नीच बताई, सख्ती के नताइज से आगाह किया, मगर उस पर माँ का जादू चल रहा था। शहजादी बेगम की मोहब्बत का झुकाव भी उसकी तरफ ज़्यादा था। इसकी वजह शायद ये रही हो कि रजब अली उनके पास था और हैदर अली अपनी तालीम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा था। वो मेहमानों की तरह 2-4 दिन को आता था और फिर इलाहाबाद वापस चला जाता था।
नवाब हैदर अली से बाप बहुत खुश था और उम्मीदों का मरकज़ भी हैदर अली था और शहजादी बेगम का लाडला रजब अली था। ये अंदरूनी कशमकश थी। शहजादी को भी नवाब अली ने कई बार समझाया कि देखो, रजब अली को ज़्यादा सर पर ना चढ़ाओ। मेरा ज़िम्मेदारी का तरीका वही है जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताया है और जुल्म की ज़िम्मेदारी ज़्यादा दिन नहीं चलती और रजब अली सिर्फ हुक्म देना जानता है। शहजादी बेगम ने कहा, अब तुम अपना चलन बदलो, ज़माना बदल रहा है, पहले वाली बात भूल जाओ। रजब अली नए ज़माने का ज़िम्मेदार है, उसको उसकी मर्ज़ी से चलने दो। नवाब अली बोले, बेगम तुम नहीं जानती कि सारे गांव हिंदुओं के हैं, गिनती के मुसलमान हैं। अगर मेरे बुजुर्ग सख्ती से ज़िम्मेदारी करते होते तो कब की बगावत हो चुकी होती। ज़रा मेरी बात पर गौर करो। तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने कमज़ातों को सर पर चढ़ा कर रखा है। इनको शुरू से जूती की नोक पर रखा होता तो तुम ऐसा ना सोचते। मैं तो कहती हूँ रजब अली को काम सौंप दो और तुम आराम करो। शहजादी बेगम ने राय दी, बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया है, मगर मैं रजब अली में इतनी सूझबूझ नहीं पाता कि वो ये काम कर पाएगा। वो बात बात पर किसानों पर गुस्सा करता है, गालियां तक दे डालता है, निहायत लापरवाह और बेफिक्रा है। उसको किसी नुकसान फ़ायदे की परवाह ही नहीं है। और तुम कह रही हो मैं घर बैठ जाऊं और सब उसके हवाले कर दूं, बाप दादा की जागीर को मिट्टी में मिला दूं। हैदर अली की तालीम 2 साल के बाद ख़त्म हो रही है। वो निहायत संजीदा मिजाज और बुर्दबाद तबीयत का मालिक है। रजब के मुकाबले में वो बहुत बेहतर है। उसके आने के बाद इस मामले पर गौर करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम हैदर अली को जिम्मेदारी दोगे। बेगम ने कहा, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तुम ये बताओ लड़कियों के रिश्ते का क्या हुआ? नवाब अली ने पूछा। बात पक्की होने वाली है, लड़के वालों को मैंने तुमसे बात करने को बुलवाया है, बेगम ने कहा। और फिर दोनों लड़कियों के रिश्ते हो गए और शादी के बाद उनको बड़ी धूमधाम से रुखसत कर दिया गया। शादी से फारिग होकर नवाब अली ने हैदर अली को कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, थक जाता हूँ, तुम कब तक फारिग होगे तालीम से? हैदर अली ने कहा, अब्बा मेरे फारिग होने में तो बहुत वक्त लगेगा, आप रजब अली से काम करवाया करें। वो भी अब बच्चा तो नहीं है, पढ़ा लिखा है, जिम्मेदारी के काम आपसे सीख जाएगा तो उसके काम आएगा। अरे बेटा, उसके मिजाज में और तुम में बड़ा फ़र्क है। उसके दिमाग में बस हाकमियत भरी है और इस हाकमियत को तुम्हारी माँ ने और ज़्यादा हवा दे रखी है। वो तो किसी किसान से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। जिम्मेदारी इस तरह होती है। अरे यही किसान तो कमा कर देते हैं, उनके साथ हम नफरत करेंगे तो वो क्या खाक काम करेंगे? मगर रजब अली सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। हैदर अली ने कहा, ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। हाँ, इसीलिए तो मेरी निगाहें तुम पर लगी हैं। नवाब अली बोले, पर अब्बा मेरा अब गाँव में रहना बल्कि बलिया में रहना भी मुश्किल है। मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद भी तजुर्बा काम करने से आता है और वो मुझे किसी बड़े शहर में ही मिल सकता है। इसलिए रजब अली को ही तैयार करें, जिम्मेदारी तो उसको ही करनी है। हैदर अली ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मेरा कहा मानेगा। उसके कान में तो ये बात डाली गई है कि तू हाकिम है, मालिक है, सबको तेरा हुक्म मानना है और वो अपने हुक्म मनवाता है। मुझे जब पता चलता है तो बात गुजर चुकी होती है, मैं क्या कर सकता हूँ? वक्त गुजरता रहा, रजब अली के हाथ पैर और बाहर आते गए। नवाब अली के अहकामात की खिलाफ वर्जी होने लगी और रजब अली के अहकामात चलने लगे और जिम्मेदारों की पैदावारी सलाहियत कम होने लगी। किसानों में बेचैनी पैदा होने लगी, मगर नवाब अली खामोशी से तमाशा देखते रहे। बहुत से किसान घराने नकल मकानी कर गए और फिर ये ज़माना भी आया कि ज़मीनों पर काम करने को आदमी ना रहे। ज़मीनें थीं, पानी था और आदमी नहीं थे। तुमने अपनी जिम्मेदारी करने का तरीकाकार देख लिया, अब जाओ ज़मीन पर हल चलाओ, खेती करो। किसान तो दूसरे इलाकों में चले गए। तुम्हारे खुश आमदी हवारी सबको ले जाओ और काम करो। तुमने मेरे बुजुर्गों की बनी बनाई जागीर को बंजर कर दिया, मेरे बुजुर्गों की रूह को तड़पा दिया है। नवाब अली ने निहायत मायूसी के आलम में कहा। रजब अली ने कहा, अरे अब्बा सब आ जाएंगे, जब भूखे मरेंगे तो तुम इस खुशफहमी में रहो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जागीर पर यह वक्त भी आएगा। नवाब अली बोले, कोई वक्त नहीं आया है, मैं आदमियों का इंतजाम कर लूँगा, गाँव फिर आबाद हो जाएंगे। रजब अली बोला, करो इंतजाम, मगर ये बात याद रखना कि तुम पूरी ज़मीनों के मालिक नहीं हो। बम्बई में हैदर अली भी मौजूद है, वो इस जागीर के आधे का मालिक है, किसी वक्त भी हिसाब मांग सकता है। नवाब अली बोले, अरे वाह, मेहनत हम करें और वो बम्बई में रहकर आधे का मालिक, खूब रही। रजब अली बोला, वो कहीं रहे, वारिस तो वो है कानूनी तौर पर। नवाब अली बोले, देख लूँगा उसको भी आए तो। रजब अली ने कहा। रजब अली के हवारियों और हाँ में हाँ मिलाकर रोटी खाने वालों ने रजब अली को पट्टी पढ़ाई थी और हैदर अली के खिलाफ कर दिया था। हालांकि हैदर अली का और रजब अली का इस मामले में सामना नहीं हुआ था। सारे रंग ढंग नवाब अली के सामने थे। वो नादान न थे, सब समझ रहे थे, मगर क्या करते, उसकी तो ये दोनों ही आंखें थे। रजब अली के वो खिलाफ न थे, मगर उसने जिस तरह जागीर को तबाह किया था, इस पर वो रंजीदा ज़रूर थे। हालात जब और ख़राब हुए
अखराजात वही थे, नौकर चाकर और हवारियों के खर्चे। बात कर्ज पर आ पहुंची तो वो खामोश न रह सके। रजब अली, तुम्हारे जो दिल में आया वो किया, अब तो रहम करो। बेवजह के खर्च, तुम कर्ज ज़मीन पर ले रहे हो, उस कर्ज को तुम वापस नहीं करोगे और ज़मीन बनिए की हो जाएगी। तुमने मेरे काम को डुबो दिया है। रजब अली बोला, अब्बा आप इस मामले में दखल ना दें, क्योंकि अब ज़माना आपका नहीं रहा। तुम मेरे मरने का इंतज़ार भी ना कर सके। तुमने अपना हिस्सा तो बर्बाद किया ही था, हैदर का भी बर्बाद कर दिया। रजब अली बोला, हाँ कर दिया। अब आपका काम भी जागीर पर ख़त्म हुआ। जाएं प्यारे बेटे के पास, मैं खुद परेशान हूँ और ऊपर से आपने परेशान कर दिया है। मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। नवाब अली समझ गए कि लकड़ी सूख गई है, गहनी होती तो लचक होती। अब कुछ भी कहना बेकार है, इसके आगे अपनी मजीद बेइज्जती कराने के बराबर है। और नवाब अली निहायत खामोशी से बम्बई रवाना हो गए। हैदर उनको अचानक देखकर हैरान हुआ और बोला, अब्बा आप इत्तला तो करते, और आपकी सेहत को क्या हुआ? बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हैं। बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। तुमको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा? और पूरे हालात उन्होंने हैदर को बता दिए। हैदर अब तक हालात से बेखबर था, सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, छोड़ें अब्बा, आप बेफिक्र मेरे पास रहें, जागीर को भूल जाएं। मुझे किसी जागीर की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे ऐसी जागीर दे दी है कि उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है। मेरा क्लिनिक माशाल्लाह खूब चलता है, घर है, सब चीज़ अल्लाह ने दे रखी है। आप रहें तो मेरा दिल भी खुश होगा। अम्मा का क्या हाल है? जागीर की तबाही का उनको अफसोस तो है, मगर उन्होंने भी रजब को बिगाड़ा है। मैं उनसे खुश नहीं हूँ, सेहत उनकी बेहतर नहीं है। नवाब अली ने कहा। रजब अली के हवारियों ने रजब अली को पट्टी पढ़ाई। बड़े मियाँ बम्बई बेटे के पास गए हैं और वो एक पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसा आदमी कानूनी बात करता है और कानून में वो आदमी जागीर का मालिक तो है, उसके बारे में गौर करना होगा। रजब अली बोला, बात तो दुरुस्त है, फिर क्या किया जाए ये बताओ। बम्बई में उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। बात अगर यहाँ की या बलिया की होती तो एक दिन का काम था। ना रहे बांस ना बाजे बांसुरिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। रजब अली उलझ कर बोले, अरे तो क्या करें कि वो कोर्ट कचहरी ना जा सके? इसका तो बस एक ही रास्ता है। एक काना हवारी बोला, अरे तू बताएगा कि तेरी दूसरी भी फोड़ दूं तब बताएगा? रजब अली बोला, बता रहा हूँ। काना बोला, मेरी नज़र में एक आदमी है, सिफली और काले जादू का माहिर है, बड़े बड़ों को सीधा कर देता है, मगर रकम नकद और तगड़ी लेता है। कहाँ रहता है? रजब अली ने पूछा। झांसी में रहता है। आपको उसके पास जाना पड़ेगा, फिर काम करेगा वो। काना बोला, जाएंगे उसके पास। कब चलेगा? रजब अली बोले, मैं तो तैयार हूँ, आप जब बोलो हाजिर हूँ। दूसरे ही दिन रजब अली काने के हमरा झांसी आ गए। काने ने तांगा किया और उस आदमी के दरवाजे पर आ गए। घर पर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी और दरवाज़ा खुला था, मगर अंदर कोई नज़र नहीं आता था। काने ने दरवाजे से ही आवाज़ दी, प्यारे लाल जी क्या तुम अंदर हो? तीसरी आवाज़ पर अंदर से आवाज़ आई, अबे अंदर ना होंगे तो क्या तेरी सास के पास होंगे? और इसके साथ ही निहायत बदशक्ल आदमी उसके सामने खड़ा था। उसका जिस्म नंगा था और सिर्फ एक लंगोटी नजर आती थी। जिस्म पर मैल की तहें जम रही थी। सर और दाढ़ी के बाल आपस में दस्तों गिरेबान थे और उनमें घास फूस और मैल मिट्टी जमा हुआ था। रजब अली उसकी शक्ल देखकर चौंक पड़ा तो वह बूढ़ा बोला, डरता है? प्यारे लाल से कौन नहीं डरता? अरे अब आ गया है तो अंदर आ जा, अब तू हमारी मर्जी से जाएगा। रजब अली ने दिल में सोचा, काने ने कहाँ फंसा दिया, ये तो आदमी लगता ही नहीं। प्यारे लाल गोल गोल आंखें घुमाकर बोला, ज्यादा सोच विचार न कर, अंदर आ जा। काने ने कहा, अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा। प्यारे लाल अंदर चला गया। उसके पीछे ये दोनों भी अंदर आ गए। अंदर मैदान जैसा था और सिर्फ एक कोठरी बनी हुई थी। मैदान में काट कबाड़ बिखरा पड़ा था। कई मूर्तियां जमीन पर पड़ी थीं, पुराने मटके, कुछ पक्के कुछ कच्चे, जमीन पर औंधे रखे थे। किसी किसी में से धुआं भी निकल रहा था। एक बड़ी सी टेढ़ी लकड़ी पड़ी थी जो दूर से सांप नजर आती थी। उस पर धारियां थीं जैसी सांप पर होती हैं। कभी कभी वो हरकत करती नजर आती थी। इस काट कबाड़ के दरमियान एक चबूतरा बना था। प्यारे लाल उस पर बैठ गया और बोला, अब बैठ जा आनंद से और बता काहे आए हो? काना बोला, गुरुजी बात यह है कि ये जागीरदार हैं। इनका एक भाई और बाप बम्बई में हैं। बात है जायदाद की। इनका भाई डॉक्टर है। ये दोनों भाई आधे आधे के वारिस हैं। बाप की नज़र उस बेटे पर है जो बम्बई में है और माँ रजब अली यानी इनको चाहती है। अब हालात ख़राब हैं। केस अदालत में गया तो इनको क्या मिलेगा? बहुत कुछ तो कर्ज उधार में चला गया है। कुछ ऐसा काम करो कि केस अदालत में ना जा पाए और उन दोनों का भी दिमाग ठिकाने आ जाए। प्यारे लाल ने कहा, क्यों रजब अली, इसने जो कहा वो दुरुस्त है? रजब अली बोला, इसने दुरुस्त कहा है। उन दोनों को साफ करना है कि बेकार करना है? रजब अली बोला, मारना नहीं है, बस ऐसे हो जाएं कि कोर्ट कचहरी ना करें। प्यारे लाल ने कहा,
काम चौखा करेंगे, पर दाम भी चौखे लेंगे, बोल मंजूर है? रजब अली बोला, मंजूर है। तो फिर निकाल 1000 नकद और अपने घर आराम कर, अब हमारा काम है। प्यारे लाल की बातें सुनकर दोनों वापस आ गए। रजब अली अपने वालिद और भाई के हालात का इंतजार करने लगा। काना बहुत खुश था और वो रोजाना रजब अली से कहता, अब देख तेल और तेल की धार। उधर बंबई में हैदर अली के घर एक रात अचानक बेशुमार चमगादड़ों ने ना जाने किधर से आकर जो ऊधम मचाया और चीखो पुकार की कि अल्लाह की पनाह। हैदर अली और वालिद नवाब अली और उसके साथ ही दोनों मुलाजिम खौफजदा हो गए और रात की नींद गारत हो गई। उन चमगादड़ों की आंखें ऐसी थीं कि जैसे उन आंखों में छोटे छोटे अंगारे फिट कर दिए गए हों। अजान से पहले पहले वो चमगादड़ें गायब हो जाती और फिर ये रोज का मामूल हो गया, जिसे देखकर नवाब अली संजीदगी से गौर करने लगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई थी, तजुर्बा रखते थे। हर रोज वो हैदर अली को समझाते और तसल्ली देते कि इन हालात का हैदर अली के जहन पर कोई बोझ ना पड़े। एक दिन इशा की नमाज के बाद नवाब अली ने मुसल्ले पर बैठे बैठे अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, खालिक है, मालिक है, मेरी गलती कोताहियों को माफ़ फरमा कर मेरी रहनुमाई फरमा, मुसीबतों और परेशानियों से हमें छुटकारा दिलवा। और ये जो अचानक मुसीबत आन पड़ी है चमगादड़ों वाली, इनके मुतल्लिक तू बेहतर जानता है। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी मदद फरमा। रात के 12 बजे चमगादड़ों ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया तो नवाब अली के अचानक दिमाग में आई एक बात पर अमल कर डाला। आयतल कुर्सी पढ़कर उन्होंने फिजा में फूंक मारी कई मरतबा और दोनों हाथ से ताली बजाई तो देखते ही देखते अचानक चमगादड़ें गायब हो गईं। तो नवाब अली का जहन खटका कि हो ना हो ये किसी दुश्मन की कार्रवाई है जो कि अब हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके बाद वो बिस्तर पर लेटकर सो गए और गहरी नींद में चले गए। रात में अजान से पहले उन्हें एक ख्वाब नजर आया कि उनका बेटा रजब अली एक काने शख्स के साथ कहीं जा रहा है तांगे में बैठकर। इसके बाद वो एक वीरान मकान के करीब उतरे और फिर दस्तक देने पर एक बदशक्ल बूढ़ा अंदर से बाहर निकला और फिर वो दोनों उस बूढ़े के सामने दो जानू होकर बैठ गए। तो बूढ़ा मुंह मुंह में कुछ पढ़ने लगा कि इतने में चमगादड़ों का एक गोल न जाने कहां से नमूदार हुआ, फिर बूढ़े के इशारे से एक तरफ को उड़ते हुए गायब हो गया। अल्लाह अकबर की सदा आई तो अचानक नवाब अली की आंख नींद से खुल गई और वह चौंक कर बिस्तर पर उठ बैठे और ख्वाब के मुतल्लिक सोचने लगे। और फिर वो इस हकीकत की तह तक पहुंच गए कि यकीनन रजब अली किसी औछे हथकंडे पर उतर आया है। फिर उन्होंने अपने जहन को झटका और वजू के लिए उठ गए ताकि नमाज फजर अदा करें। नवाब अली की रात की नींद खत्म हो चुकी थी और दिन का चैन दरहम बरहम हो चुका था। साथ ही साथ आए दिन जयपुर से रजब अली की करतूतों की खबरें भी मिल रही थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि रजब अली बाप और भाई का दुश्मन बन सकता है। बेगम की तबीयत भी कुछ ज्यादा ही नासाज थी। पूरा गांव रजब अली से नफरत करने लगा था और रजब अली अब कर्ज के अंबार तले मजीद दबता ही चला जा रहा था। और ये बातें नवाब अली के चैन और सुकून बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। चमगादड़ों की ऊधमबाजी हर रात जारी थी। चमगादड़ें हर रात सिर्फ शोर करती थी, इसके अलावा कोई और नुकसान न करती थी। नवाब अली ने हैदर को कोई भी बात बताने से परहेज किया और चंद दिन का कहकर दिल्ली अपने एक बहुत ही देरीना दोस्त के पास चले गए। उनका ये दोस्त बहुत करीबी था जिसे नवाब अली अपनी ज़ाती और घरेलू बातों पर मशवरा किया करते थे। दिल्ली पहुंचकर नवाब अली ने तमाम घरेलू बातें रजब अली की नाफरमानी और अपने ख्वाब का मुफस्सल जिक्र बमा चमगादड़ों के किया तो उनका दोस्त ये सुनकर बहुत रंजीदा हुआ और उसने नवाब अली को तसल्ली दी कि तुम घबराओ नहीं, मेरे एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम साहिब हैं, उनके पास चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से ये मामला ठीक हो जाएगा। दोस्त की बातें सुनकर नवाब अली अचंभे में पड़ गए और बोला, इकरामुल्लाह, मुझे क्या कोई जिस्मानी बीमारी है कि तुम मुझे किसी काबिल हकीम के पास लेकर जाओगे? ये सुनकर दोस्त मुस्कुराया और बोला, नवाब, वो हकीम ही नहीं, नादीदा, मावराई और जादू मंत्र का तोड़ बहुत मौसर तरीके से करते हैं। मैं उनकी शोहरत सुन चुका हूँ और कई लोगों से उनकी कारगुजारी का अमली मुजाहिरा भी देख चुका हूँ। कल सुबह के वक्त चले चलेंगे। दूसरे दिन नवाब अली को लेकर इकरामुल्लाह हकीम वकार के मतब पहुँच गए। अलैक सलैक के बाद नवाब अली ने अपनी पूरी रूदाद हकीम वकार और रोलुका के गोश गुजार कर दी। नवाब अली की बातें सुनकर रोलुका ने तसल्ली दी और बोला, नवाब साहिब, औलाद पर से अगर वालिदैन की गिरफ्त ढीली पड़ जाए तो अक्सर औलाद नाफरमान हो जाती है और फिर ऊपर से रकम की रेलपेल हो तो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही औलाद आज़ादी चाहती है कि वो जो कुछ भी करे कोई और आंख उसे न देखे, जो कि उसकी निगहदाश्त पर मामूर है। बहरहाल आपसे और ज़्यादा आपकी बेगम से गलती हुई कि आप लोगों ने जायदाद की बागडोर उसके हवाले कर दी। खैर, आप सुकून से जाएं और जितनी जल्दी हो सके अपने गांव पहुंच जाएं।
आप पता दे जाएं, आपके घर पहुंचते ही मैं भी बलिया पहुंच जाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। नवाब अली ने अपने घर का पता लिखकर रोलुका के हवाले किया और मुसाफिया करने के बाद इकरामुल्लाह के साथ उनके घर आ गए। वो दिन और रात नवाब अली ने दिल्ली में गुजारा और फिर दूसरे दिन इकरामुल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए दिल्ली से बम्बई अपने बेटे हैदर अली के पास आ गए। हैदर अली बाप को देखकर बहुत खुश हुआ और बताया, चमगादड़ों का शोरो गुल रात में अब कुछ ज्यादा ही है। ये सुनकर नवाब अली ने हैदर अली को तसल्ली दी और बोले, बेटा घबराओ नहीं, ये चंद दिनों की बात है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द दुख और परेशानी से हमारी जान छूट जाएगी और मैंने अब फैसला किया है कि कल की गाड़ी से गांव वापस चला जाऊं। तुम्हारी अम्मी की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और रजब अली की शिकायतें भी बहुत मिल रही हैं। गांव आने के लिए मैं तुम्हें खबर करूं तो फ़ौरन आ जाना और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानते हुए फ़ौरन चंद दिनों के लिए ज़रूर मेरे पास आ जाओगे। हैदर अली ने बाप की बातें सुनकर उन्हें इत्मीनान दिलाया। आप पुरसुकून होकर घर जाएं और जैसे ही आपकी तरफ से कोई खबर आई तो मैं फ़ौरन आपके पास पहुंच जाऊंगा। अम्मी और भाई को समझाइएगा, मैं कुछ रकम दे रहा हूं, ये अपनी ज़ात और अम्मी के इलाज पर खर्च कीजिएगा। खैर नवाब अली वापस अपने गांव आ गए। नवाब अली को देखते ही उनकी बेगम शहजादी बहुत खुश हो गई, मगर रजब अली के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, अब्बा आप अच्छा भला चले गए थे और वहाँ सुकून से थे, क्यों यहाँ पर आ गए इस जंजाल में। रजब अली की बातें सुनकर नवाब अली तो खामोश रहे, मगर शहजादी बेगम से रहा ना गया। बोली, रजब अली तुम बहुत बदमिजाज और बदइखलाक भी हो गए हो। हमारा लाड प्यार और बेजा छूट ने तुम्हें सूझबूझ और इखलाक से दूर कर दिया है। बहरहाल अब तुम अपने आप को काबू में रखो, अभी हम जिंदा हैं और हो सकता है कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। बस मुझे इतना ही कहना था, आगे की तुम खुद सोच सकती हो। तीसरे दिन रोलुका नवाब अली के पास पहुंच गया तो रोलुका को देखकर नवाब अली बहुत खुश हुए। नवाब अली ने रोलुका को हालात से आगाह किया और ये भी बताया कि हर रोज़ रात में चमगादड़ों ने उधम मचाया हुआ है और उनकी कोशिश है कि मैं रात में ना सो सकूं। ये सुनकर रोलुका बोला, नवाब साहिब आप घबराएं नहीं, आपका जो भी दुश्मन है वो मुँह की खाएगा और बहुत पछताएगा। मैंने असल हकीकत का पता कर लिया है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि घर को आग लग गई है घर के चिराग से। रोलुका के पहुँचने से नवाब अली की खुशी की इंतहा न थी। वो बिल्कुल मुतमईन हो गए थे क्योंकि रोलुका ने यकीन दिलाया था कि नवाब साहिब आपके हालात चंद दिन में आपके काबू में आ जाएंगे और आपका दुश्मन हर हाल में फंसा होगा, क्योंकि यह जादू मंत्र का काम है, लिहाजा इसका रोकना और तोड़ करना ज़रूरी है। रात के वक्त रोलुका रूपोशी की हालत में प्यारे लाल के पास पहुंच गया। प्यारे लाल धोनी जमाए बैठा था और चंद चमगादड़ें उसके सर पर मंडला रही थी कि इतने में उसकी आवाज़ सुनाई दी, अरे अब चले भी जाओ, वक्त हो गया है। तुम लोग कुछ ज़्यादा सुस्त हो गई हो, क्या तुम में अब जोर नहीं रहा? चंद दिन में उनका काम तमाम करो, मैं ज़्यादा दिन पाबंद नहीं रह सकता। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते तमाम की तमाम चमगादड़ें ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो गईं, जिसे देखकर प्यारे लाल की सिट्टी गुम हो गई और फिर रोलुका की रोबदार आवाज़ गूंजी, प्यारे लाल तू चमगादड़ों को उड़ाने में अनाड़ी है, देख इन चमगादड़ों का हाल। चमगादड़ें उड़ा उड़ा कर तू अपने आप को बलवान समझने लगा था, मगर तुझे ये याद नहीं रहा कि कोई तुझे भी उड़ा सकता है। ये सुनकर प्यारे लाल बोला, अरे तू है कौन, ज़रा मेरे सामने तो आ, फिर मैं तुझे देखता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। प्यारे लाल के सामने जो आग जल रही थी, अचानक उस आग में से एक शोला लपका और फिर प्यारे लाल को अपनी लपेट में ले लिया। प्यारे लाल की एक दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और फिर देखते ही देखते प्यारे लाल मुजस्सम जलकर खाकस्तर हो गया। एक और शोला ऊपर को उठा और ऊपर जाकर एक तरफ गायब हो गया। सुबह के वक्त लोगों को पता चला कि एक कड़कती हुई बिजली रजब अली और उसके चंद दोस्तों पर गिरी, जिससे वो लोग रजब अली समेत जलकर मर गए। वो लोग रात में एक जगह बैठे शराब से मस्त हो रहे थे। नवाब अली की आंखों से आंसू रवां थे। रोलुका उनके पास आया और बोला, नवाब अली कोई भी जालिम जुल्म करते वक्त ये भूल जाता है कि एक सुपर ताकत भी मौजूद है जो कि कल्ब को भी देखती है। वो जालिम दंदनाते हुए तमाम रिश्ते नातों की धज्जियाँ बखेरता चला जाता है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, जो हुआ उस पर सब्र करें। आपके बेटे ने भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था, अब आप अपने हालात पर नज़र रखें और मुझे इजाज़त दें। ये कहकर रोलुका ने नवाब अली से मुसाफिया किया और दिल्ली वापस आ गया। नवाब अली ने बम्बई से अपने छोटे बेटे हैदर अली को बुलवा लिया और समझा बुझाकर जायदाद का भार हैदर अली के कंधों पर डाल दिया। हैदर अली भी अब मजबूर था, लिहाजा उसने बाप की बात मानते हुए खुद को हालात के सुपुर्द कर दिया और नए अज़म से आगे बढ़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया।